हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का ये वीडियो है, इसमें मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक वाइटल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिली हो, उनको कहीं से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगी। तो ये चीज़ मैंने एक डीप डाइव इन करके, एक रिसर्च करके ये चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, जो जिसको आप बोल सकते हो कि ये कनाडा में पीआर लेने का सबसे ईजीएस्ट तरीका है। इससे इजी तरीका अभी तक कोई भी नहीं है जिसके थ्रू आप कैनेडियन पीआर ले सकते हो। इसको आप बोल सकते हो ये सबसे ज़्यादा इजी तरीका। और सबसे ज़्यादा इजी तरीका क्यों है, इसका क्या रीज़न है? इसका पहला रीज़न तो ये है, इसमें आइल्स के लिए आपको मिनिमम स्कोर एकदम मिनिमम होना, आपके 4 बैंड हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। दूसरी चीज, इसके लिए आपको जो फंड रिक्वायर्ड है वो मिनिमम होते हैं, मतलब आप 3 से 4 हज़ार कैनेडियन डॉलर भी लेके आओगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। तीसरी चीज, इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको 10th 12th हो, आपकी इतनी एजुकेशन है तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। फोर्थ, इसके लिए LMIA नहीं चाहिए, जो सबसे बड़े रोड हैं। तो जो 3-4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो फंड की हो, चाहे वो आपके LMIA की हो, है ना, चाहे वो आपके आइल्स के बैंड की हो, तो ये जो सबसे बड़े रोड ब्लॉक्स होते हैं आपकी पीआर जर्नी के, ये आपको इनमें से कोई भी रोड ब्लॉक फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अब बिना किसी देरी के मैं इस प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। ये प्रोग्राम है ना, ये पूरा प्रोग्राम है तो वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का कौन सा ऐसा पार्ट है जो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए बना है, तो मैं उस थोड़े से पार्ट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये पार्ट ऐसा है जिसमें ये सारे क्राइटेरिया हैं वो फिट बैठते हैं केवल इसी पार्ट में। ध्यान रखना, ये काफ़ी बड़ा एक अम्ब्रेला बोल सकते हो इसको। इसके अंदर 3 मेन प्रोग्राम है, और 3 मेन प्रोग्राम है उसके अंदर भी काफ़ी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं, काफ़ी सारे स्किल्ड वर्कर के लिए काम होते हैं, लेकिन हम केवल इस स्पेसिफिक प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताता हूं कि कौन सा ये प्रोग्राम है और क्या इसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है और कहां पे इस प्रोग्राम के थ्रू आप जा सकते हो। तो इस प्रोग्राम का नाम है, वो है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट, जिसको आप बोल सकते हो AIP। ठीक है, AIP का आपने नाम सुना होगा, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट। सबसे पहले तो पायलट, जो मैंने एक वीडियो में पहले भी बता दिया है, पायलट प्रोग्राम होते हैं ना, तो पायलट प्रोग्राम का मतलब है कि ये एक तरह से ट्रायल वर्जन समझ लो इसको, कि जो भी इनकी इमिग्रेशन की पॉलिसी है, पॉलिसीज का ट्रायल वर्जन है, इसलिए उसको पायलट बोलते हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो गया, अगर इसके थ्रू जिस तरह के कैंडिडेट इनको चाहिए, जो स्किल सेट इनको चाहिए, वो प्रॉपरली अगर आ रही हैं, तो इस पायलट प्रोग्राम को ये परमानेंट कर देते हैं। तो अभी के लिए ये पायलट प्रोग्राम है। पायलट प्रोग्राम है मतलब इसका कोई, अभी इनका प्लान है कि 2021 के एंड तक इस प्रोग्राम को रखें। अगर इनको लगेगा कि रिजल्ट सही आ रहे हैं तो शायद वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अगर इनको लगेगा इस चीज़ से रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं तो इसको बंद भी कर सकते हैं। तो आपके लिए बेटर एक तरीका है, आपके लिए सबसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी इसको बोल सकते हो, कि अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हो और इस क्राइटेरिया में नहीं भी आ रहे हो, तो ये इसके लिए ऐसा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, तो ऑलमोस्ट हर कोई इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। तो क्या रिक्वायरमेंट है और कौन सा प्रोग्राम है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट? तो देखो, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट है, ये होता है एक्चुअली 2 या 3 जो प्रोविंस हैं उनका एक ग्रुप बोल सकते हो। कौन कौन से प्रोविंस हैं? एक आ जाता है इसमें प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, एक इसमें आ जाता है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, न्यू ब्रुंसविक और नोवा स्कोशिया। तो ये जो एरिया हैं, ये जो 3-4 प्रोविंस जिनको बोल सकते हो, तो इनको मिला के है वो बोलते हैं अटलांटिक कनाडा। ये एकदम ईस्ट कोस्ट पे आ जाता है। तो वहाँ पे रीज़न क्या है? सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा रिलैक्समेंट देने का कैनेडियन गवर्नमेंट का रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि देखो, जैसे आप इंडिया में भी अगर बात करो, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर टूरिज्म देखोगे आप, तो वो कहाँ पे होता है? वो जनरली, या फिर आप भी इंडिया की छोड़ो, आप भी अगर किसी भी कंट्री में घूमने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के बाहर आप कहीं भी जा रहे हो, आप पेरिस जाना चाह रहे हो, आप इंडोनेशिया जाना चाह रहे हो, आप चाइना जाना चाह रहे हो, भूटान जाना चाह रहे हो, किसी भी कंट्री में जाना चाह रहे हो, तो जनरली आपकी टेंडेंसी होती है या तो आप उसकी कैपिटल सिटी में जाओगे, या फिर वहाँ की जो सबसे ज़्यादा फेमस सिटी होगी उस कैपिटल सिटी के अलावा, वहाँ पे आप जाना प्रेफर करोगे। उनके अलावा जो छोटे छोटे गांव होंगे या छोटे छोटे प्रोविंस होंगे जहाँ पे काफ़ी नॉर्मल लाइफ है, वहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट पहुँचते हैं। सेम चीज़ होती है कैनेडियन इमिग्रेशन में। तो जब कैनेडियन इमिग्रेशन की बात आती है, तो लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं
वो आपको मिलेंगे वैंकूवर साइड, या फिर आपको मिलेंगे टोरंटो साइड, या फिर आपको और भी जो बड़े शहर हैं वहाँ पे मिलेंगे। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो इमिग्रेशन वाले होते हैं, ज़्यादातर जो इमिग्रेशन के थ्रू कनाडा जाते हैं, वो या तो वैंकूवर साइड में आते हैं जिधर मैं हूँ, या फिर ओंटारियो साइड जहाँ पे मैक्सिमम आईटी वगैरह की जॉब देखोगे तो टोरंटो साइड में वहाँ पे जाते हैं। इसके अलावा जो एरिया है वहाँ पे स्किल्ड वर्कर हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन लोग वहाँ पे मूव नहीं करते हैं। तो इन प्रोग्राम को चलाने का रीज़न यही है कि जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इमिग्रेंट्स कम हैं और जहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ के लिए इन्होंने और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया है, एक्स्ट्रा छूट दी हैं कि इससे क्या होगा कि अगर उनको इस क्राइटेरिया में अगर जो फिट नहीं आ रहे हैं, जो टॉप जो क्रीम इनकी सिटीज़ है, अगर वहाँ के लिए फिट नहीं आ रहे हैं, तो जो छोटे शहर हैं और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है इमिग्रेंट्स की, तो एटलीस्ट वहाँ के लिए ये क्वालिफाई कर रहे हैं तो वहाँ पे जा सकें। तो उनका इंटेंट ऐसा होना चाहिए कि उस शहर में, उस जगह में उनका काफ़ी टाइम तक रहने का इंटेंशन उनको दिखना चाहिए, तभी वो वहाँ का पीआर देंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, फिर बाद में मैं इन सारी चीज़ों पे आऊँगा कि ये प्रोग्राम क्यों बनाया गया, क्या आपको करना है वहाँ पे जाने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट की। तो देखो, जैसा मैंने बताया, जो अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट है, इसमें काफ़ी 4-5 चीज़ें हैं। तो इसका एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्किल्ड अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट। तो अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट है, उसका एक पार्ट है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्किल्ड वर्कर। इंटरमीडिएट स्किल्ड वर्कर का क्या मतलब है कि जो ना तो ऐसा है कि उनको कुछ भी स्किल नहीं है, ना फिर ऐसा है कि वो एकदम प्रोफेशनल है, जो बीच की कैटेगरी आ जाती हैं। और इनके बीच की कैटेगरीज में भी आप समझ लो, या तो इसमें आती हैं जो बुचर्स होते हैं, जिनको कुछ मीट वगैरह काटने का काम होता है, या फिर होते हैं जो हॉल ड्राइवर्स होते हैं, जिनको ट्रक वगैरह या छोटे जो ट्रक होते हैं, फूड वगैरह लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह के जो मिनी ट्रक होते हैं वो चलाना आता है। या फिर इसमें आ जाते हैं जो रेस्टोरेंट वगैरह में कुछ सर्विंग का काम करते हैं, वेटर जिनको बोलते हैं इंडिया में। और इसमें आ जाते हैं जो नर्स से भी छोटी कैटेगरी के जो हेल्थ वर्कर होते हैं ना, जो केवल केयर टेकिंग का काम करते हैं। केयर टेकिंग में क्या हो गया, जैसे पेशेंट वगैरह हैं, उनको अगर टॉयलेट तक लेके जाना है तो उठा के ले गए, या फिर कुछ सामान मेडिकल स्टोर से डॉक्टर रूम में पहुंचाना है, तो इस तरह की जो छोटी सर्विसेज होती हैं, तो ये सारे जो काम हैं ये सब आ जाते हैं इस इंटरमीडिएट स्किल्ड के अंदर इन अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। तो अगर इस कैटेगरी में आप फिट बैठ रहे हो तो फिर ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। और क्यों बेनिफिशियल हो सकता है, उसके भी रीज़न है। देखो, अब बात कर लेते हैं। देखो, इनमें से और ज़्यादा नहीं तो 2 कैटेगरी तो ऐसी हैं जिनमें आप आराम से फिट बैठ सकते हो। एक तो हो गया तुम्हारा वेटर वाला काम, आप वहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट में अगर वेटर का काम करना है आपको, तो ये सबसे इजी चीज़ हो जाएगी। और दूसरा हो गया इसके लिए जो हॉल ड्राइवर का काम, जो ट्रक वगैरह, अगर आपको बेसिक कार चलाना आता है, नहीं भी आता तो आप सीखेंगे तो आपको शायद महीने भर में आप अच्छे से सीख जाएंगे, महीने 2 महीने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको चलाना आ जाएगा। और जो ये हॉल ट्रक होते हैं, ये बड़े वाले ट्रक नहीं होते हैं, ये मीडियम साइज़ के होते हैं। तो अगर आपको कार चलाना आता है तो उस हॉल ट्रक को भी आप आराम से चला सकते हो। इसके लिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ये तो चीज़ मैंने बता दी कि ये जॉब है, इस एरिया में रहना पड़ेगा आपको। अटलांटिक, अब मैंने बता दिया इसका अटलांटिक में कौन कौन से प्रोविंस आ रहे हैं, तो उन प्रोविंस में ही आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। उस प्रोविंस से ही आपको जॉब लेनी पड़ेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की, कि आप उसके लिए क्वालिफाई कर पाओ, उसके लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस चीज़ का। सबसे पहले आपकी एजुकेशन आपकी होनी चाहिए 10th या 12th कैनेडियन इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब है जनरली इंडिया का जो 12th का इक्विवेलेंट है वो कैनेडियन 12th के इक्विवेलेंट के बराबर होता है। लेकिन आपने किस यूनिवर्सिटी के किस बोर्ड से आपने 12th की है, कहाँ से की है, तो आपको एक बार यहाँ पे असेसमेंट करवाना पड़ता है। एजुकेशनल असेसमेंट होता है, ECA बोलते हैं उसको। तो वो असेसमेंट होगा, जो क्रेडेंशियलिंग होगी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो अप्रूव कर देंगे कि हाँ तुम्हारा 12th यहाँ के 12th के बराबर है, तो वेल एंड गुड। जनरली क्या होता है इंडिया में, ऐसा तो है नहीं कोई 12th पास ही होगा। जनरली BA वगैरह, MA वगैरह, कुछ तो उन्होंने बैचलर्स, तो एटलीस्ट BCA वगैरह कुछ तो बैचलर का किया होता है। तो अगर वो इक्विवेलेंट नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट तुमने जो बैचलर में किसी भी फील्ड से बैचलर किया हुआ है, तो वो तो गारंटीड उस चीज़ के इक्विवेलेंट होगा।
तो यहाँ पे तो मैक्सिमम लोग हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे। सेकंड चीज़ आ जाती है इंग्लिश की। देखो इंग्लिश है ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर जैसे एक्सप्रेस एंट्री का केस है, तो एक्सप्रेस एंट्री के केस में आपको आइल्स में 8777 तो होना ही चाहिए अभी जैसी कंडीशन चल रही है। तो 8777 लाना इजी नहीं होता है, उसमें काफ़ी टफ होता है। इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, कैसे आप वो कर सकते हैं, उसके लिए मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा और मैं सारी टेक्निक्स, मेरी वाइफ को मैं बैठा के आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि उसने अचीव किया हुआ है, उसके 8777 आए थे, मेरे थे वो एक चीज़ में मेरा मिस हो गया था, वो था राइटिंग में मेरे 6.5 थे और मैं मेरे 8777 वाली कैटेगरी में थे। तो मैं स्टिल अपने आप को इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं मानता, क्योंकि मेरे एग्जैक्टली 8777 नहीं थे। तो मैं अपनी वाइफ को किसी दिन बिठा के आपको एग्जैक्टली टिप्स दिलवाऊंगा कि कैसी कैसी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें जिनको आप इम्प्रूव करोगे तो आपके भी 8777 आ सकते हैं, वो और किसी वीडियो में। लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट ये है कि आपको केवल फोर बैंड का मतलब है केवल आप आइल्स में जाके बस बैठ जाओ, आपकी एकदम बेसिक इंग्लिश है। अगर आपको बेसिक रीडिंग बस पढ़ना आता है, आपको टूटा फूटा, आपको सुन के आप लिसन करके उसको मार्क कर सकते हो, आप थोड़ा सा बोल सकते हो, थोड़ा सा आप राइट कर सकते हो, आराम से 4 बैंड आएंगे। 4 मिनिमम है, मतलब आपको बहुत थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो भी आपके 5 बैंड तो आ ही जाते हैं। तो आपके लिए इंग्लिश एक एजुकेशन, आपका फाउंडेशन हट गया एजुकेशन से, एजुकेशन वाली प्रॉब्लम हट गई, आपका एड्स का हट गया। थर्ड आ जाता है, वो आ जाता है पैसे का। आपको लगता है कि अगर एक्सप्रेस एंट्री से भी आओ तो भी आपको 10-20,000 अगर फैमिली के साथ आ रहे हो इतना पैसा होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या फ़ायदा है आपको कि अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू आ रहे हो तो आपको, अगर सिंगल पर्सन है तो आपको 3000 समथिंग चाहिए बस, और अगर आप 2 हैं यानी कपल है तो आपको 4000 के समथिंग चाहिए। जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जाते हैं वो अमाउंट है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उठता जाता है। तो मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, 3 से 4000 डॉलर आपको चाहिए। अगर एक कपल है तो आप 5000 भी मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो 5000 डॉलर कितना सा होता है, 5000 डॉलर हो गया इंटू 50 कर लो आप, है ना, तो आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली कितना अमाउंट आएगा। तो मतलब फिर भी ये बेसिक सा अमाउंट है, इतना अमाउंट है, एवरेज इंडियन के पास इतना होगा ही, तो आराम से शो कर सकता है। जो एक्सप्रेस एंट्री में जो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है उससे भी आप बच सकते हो, तो इतना सा अमाउंट बस आपको चाहिए। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी क्राइटेरिया। और देखो सबसे बड़ी चीज़ है, एक जॉब ऑफर आपके पास होना चाहिए। जनरली कहीं पे भी आप अप्लाई कर रहे हो पीआर के लिए तो आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए, और जॉब ऑफर के लिए LMIA लगता है, और LMIA है वो बहुत मुश्किल से, क्योंकि इसमें क्या है, जो एम्प्लॉयर होता है उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो वो LMIA हर किसी को नहीं दे सकता। तो यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट है, LMIA नहीं है तो फिर आपको एलिजिबल कैसे होगे, बाकी सारी क्वालिटीज़ ठीक है। अब आपको क्या है, जो फॉर एग्जांपल आपको हॉल ड्राइवर बनना है या फिर आपको वेटर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन प्रोविंस में यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनमें से किसी एक प्रोविंस में रह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नोवा स्कोशिया में रह रहा हूँ, मेरे पास एक फूड सप्लाई का काम है, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, जहाँ पे मैं फूड सप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ मंडी वगैरह होती हैं या फिर फार्मर्स के कुछ गोडाउन है जहाँ पे पूरा वो इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ से लेके मैं जो छोटे छोटे सुपर स्टोर्स होते हैं वहाँ पे मैं सब्जियाँ पहुँचाता हूँ, है ना, ये मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक लोकल ऐड निकालूंगा। लोकल ऐड निकाल के मुझे ये प्रूफ करना है कि ये मुझे हॉल ट्रक ड्राइवर चाहिए, छोटे जो मिनी ट्रक होते हैं उनके ड्राइवर चाहिए, जो मुझे लोकल अवेलेबल नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो मैं वहाँ पे कुछ ऐड निकालूंगा लोकल, और मेरे पास अगर एनफ एप्लीकेशंस नहीं आ रही हैं या फिर मैं उस लेवल के स्किल्ड ड्राइवर नहीं मुझे मिल पा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं गवर्नमेंट को रिपोर्ट करूंगा कि मुझे ये जॉब के लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए और मैं इसके थ्रू नहीं मिल पा रहे हैं मुझे, इसलिए मुझे अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, पायलट है, उसके थ्रू मुझे ये ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं इस चीज़ में अपने आप को अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो गवर्नमेंट चेक करती है, उनको लगता है कि जेन्युइन है, तो फिर वो उसके लिए उसको अप्रूव कर देती है। तो आपको क्या होगा कि यहाँ की जो इनकी गवर्नमेंट की साइट है
वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ऐसे जितने भी एम्प्लॉयर हैं जो उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, जो आपको हायर कर सकते हैं, उनकी लिस्ट मिल जाएगी और उनको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अपना जो भी रिज्यूम है उनको पोस्ट कर सकते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आप उनके बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं, कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप डिटेल में रिज्यूमे में लिख के भेज सकते हैं। उनको अलग से भी एक लेटर लिख के, ईमेल लिख के भेज सकते हैं। तो ऐसी जो भी रिक्वायरमेंट है जो आपके लिए सूट कर रही है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी सारी क्वालिफिकेशंस है, आप कैसे उनके बिजनेस में हेल्प कर सकते हो, कैसे उनकी जॉब के लिए आप परफेक्ट फिट हो, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, रिज्यूमे भेज सकते हो। अगर उनको आपकी एप्लीकेशन पसंद आती है तो वो क्या करेंगे, आपके लिए एक तरह से लेटर भेज देंगे एम्प्लॉयमेंट का। तो आपके पास जैसे ही वो एम्प्लॉयमेंट वाला लेटर आता है तो उस लेटर के थ्रू बाकी क्राइटेरिया आपके ऑलरेडी मैच हो रहे हैं, इसके थ्रू आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये तो हो गया पीआर तक का प्रोसेस। अब वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसा नहीं हो कि आपको पीआर मिल जाए तो कुछ टाइम वहाँ पे रहो, फिर आप बाद में उन्हीं सिटीज़ में चले जाओ जिनके लिए उन्होंने जिस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वैंकूवर आ जाओ, टोरंटो आ जाओ। तो उनको इंटेंशन से ऐसा लगना चाहिए कि आप यहाँ पे ही स्टे करने वाले हैं, यहाँ पे ही रहने वाले हैं लाइफ टाइम के लिए। भले आप रहो नहीं रहो, एटलीस्ट सिटीजनशिप तक 3 साल तक आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, 3 साल से पहले आप ऐसा प्लान बना के जाओ कि 3 साल से पहले मुझे मूव नहीं करना, क्योंकि अगर आप 3 साल से पहले मूव कर रहे हो, 3 साल से पहले आपको सिटीजनशिप नहीं मिलनी है कनाडा की, तो 3 साल तक आपको ऐसे शो करना है कि आप वहीं पे ही रहने वाले हो लाइफ टाइम। इससे क्या होगा, उनको लगेगा कि ठीक है, जिस इंटेंशन से आया था उसी इंटेंशन से सारी चीज़ें इसकी सही हो रही हैं। अदरवाइज क्या होगा, उनको अगर ऐसा लगेगा ना आप और कहीं मूव हो गए, तो वो आपके सिटीजनशिप को में अड़ंगे डाल सकते हैं, थोड़ा उसको ब्लॉक कर सकते हैं प्रोसेस को। उनको लगेगा कि जिस प्रॉमिस का, जो चीज़ प्रॉमिस करके यहाँ पे आए थे, उस प्रॉमिस को ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो बेटर रहेगा आपके लिए कि जब तक आपकी सिटीजनशिप नहीं मिल जाती, पीआर भी छोड़ो, सिटीजनशिप नहीं मिल जाती, तब तक आप उस प्रोविंस से मूव ना करें। ये बेटर अप्रोच होगी। और कोशिश करें कि जहाँ से भी आप जॉब ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कई जगह अप्लाई किया और 2-3 जगह से आपके पास ऑफर आए, तो वहाँ से ऑफर को एक्सेप्ट करो जो आपको 2 साल की एटलीस्ट जॉब गारंटी दे रहा हो कि 2 साल तक तो तुमको दे ही रहा हूँ जॉब, उसके बाद फिर एक्सटेंड करने की गारंटी दे रहा हो। तो एटलीस्ट आपको 3 साल तक का प्रॉमिस लेना है। तो अगर कोई 3 साल तक का प्रॉमिस कर देता है ना, तो वो सबसे बेस्ट सिचुएशन होगी। क्यों? क्योंकि इस बेसिस पे क्या है, आपको जैसे ही जाओगे उस टाइम में आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आपका पीआर मिल जाएगा। और जैसे पीआर मिलेगा तो पीआर के करीब 3 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिलती है। तो जब तक आपका सिटीजनशिप नहीं हो जाता, तब तक आप कोशिश करो कि एक ही एम्प्लॉयर के पास रहो, उसी एरिया में रहो, उसी प्रोविंस में रहो, ताकि आप कोई भी डाउट की नज़र में नहीं आए। तो ये था वो प्रोग्राम जो सबसे इजी प्रोग्राम है आज की तारीख में। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने भी काफ़ी रिसर्च करके एक प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट था जो आपको बताया है, और ये ऐसा प्रोग्राम है जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।